हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें हमने डिमांड और सप्लाई की बात की थी, फॉरेन करेंसी की। ठीक है, मैंने आपसे कहा था सभी से कि एक बार अपने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर्स थे उनको रिवाइज़ कर लेना अच्छे से। रिवाइज़ क्यों करना है? क्योंकि जो है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को समझने के लिए आपको एक बार उस चैप्टर के बारे में याद होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर क्या था। ठीक है, या जो डिमांड सप्लाई है वो कैसे चेंज होती है। तो वैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो डिमांड और सप्लाई होती है वो किस किस तरह से हो सकती है। लाइक अगर हम डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। यदि हम बात करते हैं डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी की, तो डिमांड कब होगी फॉरेन करेंसी की? जब हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इंडियंस जो है, हम लोग जो है अमेरिका से इम्पोर्ट्स करते हैं, वहाँ से सामान मंगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो है उनको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। पेमेंट्स करनी पड़ेगी किस करेंसी में? यूएस डॉलर्स में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में जो है हम लोग किस चीज़ की डिमांड करने वाले हैं? हम डिमांड करेंगे यूएस डॉलर्स की। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री के लोगों को इंटरनेशनल लोन्स या अमेरिका से लिए हुए लोन्स रिटर्न करने हों, वापस करने हों, तो उस केस में भी हम डिमांड करने वाले हैं फॉरेन करेंसी की। मैंने आपको जो है 5 से 6 बताए थे कुछ कि कौन कौन से केसेस में या किस किस रीज़न से हम लोग जो है डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की। ठीक है, तो अब जो है अगर हम डिमांड कर्व बनाएं, कल मैंने डिमांड सप्लाई कर्व साथ में बना दी थी, हो सकता है कि आप लोग थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो गए हों एंड में, तो इसलिए मैं अलग अलग कर देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, या फिर जो है कोई भी एक इमेजनरी करेंसी का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया कि ड्रॉ डिमांड कर्व ऑफ यूएस डॉलर्स, तो आप कैसे बनाएंगे उसका? बेसिक सा रूल है। ठीक है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, यहाँ पर हम शो करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, किस चीज़ की है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, चलो एग्जांपल में हम यूएस डॉलर्स मान लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यूएस डॉलर्स, और यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस या फिर रेट, रेट ऑफ यूएस डॉलर्स। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी भी चीज़ का प्राइस या रेट अगर ज़्यादा होगा या इंक्रीज़ होगा, तो उससे जो है क्वांटिटी डिमांडेड पर एक इन्वर्स नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, पहले पी प्राइस इतना था, पी था। ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या थी? कम थी। फिर उसके बाद प्राइस जो है कम हो गया, पी डैश पे आ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्यू से क्यू डैश पहुंच गई। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर एक इन्वर्स रिलेशन होता है, एक नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिमांड कर्व और यूएस डॉलर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें सप्लाई कर्व बनाना हो, तो सप्लाई कर्व बनाना भी बहुत सिंपल है। सप्लाई कर्व ऑफ यूएस डॉलर्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्रॉ डिमांड कर्व ऑफ यूएस डॉलर्स, ड्रॉ सप्लाई कर्व ऑफ यूएस डॉलर्स। वैसे आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। और मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कोई भी कमोडिटी की बात करें, दुनिया की कोई भी कमोडिटी क्यों ना हो, अगर आपको डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व ड्रॉ करने हैं तो उनका सिंपल यही रूल होगा, डिमांड कर्व हमेशा एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होगा, सप्लाई कर्व हमेशा एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व ही होगा। पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद भी ये कहेंगे कि हमें तो डिमांड सप्लाई 11th क्लास में पढ़ाया था, हमें तो 12th क्लास में पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको एक बार। यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ यूएस डॉलर्स, रेट ऑफ यूएस डॉलर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होती है
पहले जो है प्राइस P था, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो Q थी, यानी कि जो कम थी। फिर उसके बाद P से वो बढ़ के P डैश हो गया, तो फिर जो है क्वांटिटी सप्लाइड Q से बढ़ के Q डैश हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है एक पॉजिटिव रिलेशन होता है हमारे रेट में और साथ ही साथ उसकी सप्लाई में। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपसे कभी कोई पूछेगा, कोई इमेजिनरी क्वेश्चन दे दे आपको कि ड्रॉ अ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऑफ डैश एंड डैश करेंसी, तो आप जो है उसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है, इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, या फिर इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है हमारे किसी भी फॉरेन करेंसी के लिए या फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो दोनों कर्व्स को मर्ज कर दीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि इक्विलिब्रियम जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, चाहे हम किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक कंडीशन जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रखना, इक्विलिब्रियम इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन currency is equal to its supply। जब जो है फॉरेन करेंसी की डिमांड बिल्कुल इक्वल हो जाए इसकी सप्लाई के, तो वो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उसका अगर आपको कर्व बनाना हो, तो कर्व बनाने के लिए एक डिमांड कर्व, एक सप्लाई कर्व, और जो ये पॉइंट इनको कट करता है यही है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो यहाँ पर क्वांटिटी आती है ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि जब डिमांड सप्लाई इतनी मात्रा में की जाएंगी तो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और जो ये रेट आता है, प्राइस आता है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट याद रखना, पहला डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, डिमांड ऐसे, सप्लाई ऐसे, और इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी होगी। मेरे ख्याल से अगर आपको 4 नंबर में भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा वैसे, तो आपको पहले लिखनी है डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन या सिचुएशन वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स सप्लाई। एंड देन उसके बाद आपको जो है ड्रॉ करना है, या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। एक्सप्लेनेशन कैसी कि फर्स्टली वी विल ड्रॉ डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का नाम हो, करेंसी का कोई भी नाम दे देंगे वहाँ कोई इमेजनरी। ठीक है, देन वी विल ड्रॉ अ सप्लाई कर्व ऑफ दैट फॉरेन एक्सचेंज, ड्रॉ कर दिया। एंड द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर कटिंग ईच अदर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड द quantity at which they are cutting each other is the equilibrium quantity, and the price at which the point of equilibrium is attained is equilibrium rate या price। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा। और उसके बाद मैंने कल एक जिक्र किया था लास्ट में टॉपिक का, जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन में कल शायद एंड में मुझे खुद लगा बाद में कि कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। आई डोंट नो आपने 11th क्लास में कैसा पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में, पर मैं जो मेरा सिंपल तरीका है मैं उससे ही बता देता हूँ। मैं अकाउंट्स में नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, एक तो होता है APPRACIATION, एप्रिसिएशन एक वर्ड होता है। इसी तरह से एक होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ावा देना। आप लोग देखते होंगे ना, आपने सुना होगा कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? तारीफ़ नहीं होता सिर्फ, उसका मतलब होता है बढ़ावा देना या बढ़ाना। ठीक है, डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? किसी को घटाना, पीछे खींचना। ठीक है, तो एप्रिसिएशन ऑफ अगर हम बात करते हैं, वैसे मैंने जो नोट्स में भेजा है उसमें शायद मैंने लिखवा रखा है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक फॉरेन एक्सचेंज की, उसके घटने या बढ़ने की, तो हम कंपेयर किस चीज़ से करते हैं? उसे हम कंपेयर करते हैं अपने खुद की करेंसी से। सपोज़ कीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो US डॉलर्स हैं, जो अमेरिकन करेंसी US डॉलर्स है, वो जो है एप्रिशिएट हो गई, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब ये है
कि हमारा जो रुपया है वो उसके कंपैरिजन में सस्ता हो गया, घट गया। जैसा कि पहले एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी वो थी 60 रुपये, ठीक है। पहले एक यूएस डॉलर 60 रुपये का मिलता था और अब जो है एक यूएस डॉलर 70 रुपये का मिलता है। मतलब कि क्या हुआ, जो यूएस डॉलर है ये एप्रिशिएट हो गया। पहले यहाँ पर 60 रुपये का था, अब 70 रुपये का हो गया, मतलब महंगा हो गया, तो एप्रिशिएट हो गया, इसको बढ़ावा मिल गया, ठीक है। अगर हम वहीं पे अपने रुपये की बात करते हैं, डोमेस्टिक करेंसी की बात करते हैं, तो जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, सस्ती हो गई। पहले जो है एक यूएस डॉलर में हमारे सिर्फ 60 रुपये जा रहे थे और अब 70 रुपये जा रहे हैं। ये महंगा हुआ तो ये सस्ता हुआ, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम अपनी करेंसी से। आप किसी भी वर्ल्ड की करेंसी का अगर कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी से ही करेंगे। इसलिए याद रखना कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन साफ साफ गिवन होगा, एक्सप्लेन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। जब आपसे पूछा जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो आपको एक्सप्लेन करना उसी तरह से पड़ेगा, और जब पूछा जाएगा एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी तो आपको जो है इसका उल्टा करना होगा। एक बार मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। चलो हम पहले जो है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि मैंने नोट्स में ये लिखवा रखा है इसलिए डोमेस्टिक करेंसी की बात करते हैं, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैंने जो है लिखवा तो रखा है डोमेस्टिक करेंसी, बता रहा हूँ यहाँ पर फॉरेन करेंसी का, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसकी पहले डेफिनेशन देख लो। इट मीन्स that the value domestic currency has increased with respect foreign currency। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब क्या होगा? सपोज कीजिए कि हम कंपैरिजन वही फिर से यूएस डॉलर से ही कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है यानी कि रुपया, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है, जो इसका मूल्य है वो बढ़ गया है। किससे कंपैरिजन में? फॉरेन करेंसी के। यहाँ पर फॉरेन करेंसी का एग्जांपल हमने यूएस डॉलर्स लिया था, तो आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो से यूएस डॉलर्स, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दूसरे तरह से बना सकते हैं, और इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी that is US dollars has decreased with respect to डोमेस्टिक करेंसी। आई नो कि आप लोगों को जो है साफ नहीं दिख रहा होगा। रीज़न ये है इसका सिंपल था कि पहली बात तो मैं कम लाइट वाले रूम में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। दूसरी बात यह है कि अभी इसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस की जाएगी। रिड्यूस करने के बाद मैं जानता हूँ कि जब 4 GB की वीडियो 100 MB की बनेगी तो उसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सुनकर ही काम चला लेना। 4-5 दिन की बात है, उसके बाद सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा? या तो इसकी डेफिनेशन ये बन सकती है कि इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड। देखो अल्टीमेटली होना क्या है, अगर यहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दे रखा है तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी? डोमेस्टिक करेंसी की ही बढ़ेगी। तो आप चाहो तो सिंपली ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो। बस याद रखना एक चीज़ ऐड करनी है आपको, विद रिस्पेक्ट टू जोड़ देना, ठीक है। क्योंकि हम जब भी जो है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर बात कर रहे होंगे तो उसमें किसी से हम कंपेयर ही कर रहे होंगे। बिना कंपेरिजन्स के आप नहीं बता सकते कि एप्रिसिएशन हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है या फिर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी
हैज़ डिक्रीज्ड, मैंने आपसे कहा अगर हमारी करेंसी में इंक्रीमेंट हुआ है तो या तो हमारी करेंसी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात, या फिर क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई होगी, उसमें डिक्रीमेंट हो गया होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखो, आपकी इच्छा की बात है वो तो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो है हम कम रुपयों में ही ज़्यादा US डॉलर्स खरीद सकते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, वो भी एक्सप्लेन करने के लिए, इट मीन्स दैट we can purchase more US dollars with less, अरे with less rupees। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है हम ज़्यादा US डॉलर्स परचेज कर सकते हैं कम रुपयों के साथ, ठीक है। आप इसे हटाओ। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एग्जांपल क्या होगा, पहले मान लीजिए कि एक US डॉलर के अंदर 60 रुपीज़ थे, ठीक है, और अब जो है क्योंकि हम एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बात कर रहे हैं या इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक US डॉलर्स के अंदर अब 50 रुपये हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहले 600 रुपये के अंदर हम कितने US डॉलर्स खरीद पा रहे थे, 10, ठीक है, और अब हम ये 600 रुपये में कितना खरीद पाएंगे, 12, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी के अप्रिशिएट होने का मतलब क्या हुआ कि अब जो है हम ज़्यादा फॉरेन करेंसी या US डॉलर्स परचेज कर सकते हैं कम रुपयों में, ठीक है, या फिर उतने ही रुपयों में। बट आप जब लिखते हैं तो फिर जो कम रुपये ही लिखते हैं। मैंने एग्जांपल में 600 रुपये ही यूज़ किए हैं, 600 रुपये में पहले हम 10 खरीद पा रहे थे और अब जो है हम 12 खरीद पा रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, 600 रुपये ही हैं हमारे पास सेम, बट अब जो है हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, US डॉलर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको जो है एप्रिसिएशन समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरा होता है डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घटना, रिड्यूस होना। तो सिंपली डेफिनेशन फिर से वही बन जाएगी, इट मीन्स, इसका उल्टा, दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डिक्रीज या रिड्यूस, जो चाहे आप लिख लो, आपकी इच्छा की बात है, मतलब दोनों सिनोनिम्स हैं। हैज़ डिक्रीज विद रेस्पेक्ट फॉरेन करेंसी। देखो अगर आप एक समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से इसका जो उल्टा है वो समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो एप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीज़ हो रहा था और अब डेप्रिसिएशन के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको सिंपली ये लिखना है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, और इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी थी, ये लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हमारे जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है ना, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि बच्चे ने सिर्फ रट्टा नहीं होगा, उसने समझ ली है चीज़ को। जो ये लाइन है ना, एक तरह से कंक्लूज़न है, ये डेफिनेशंस का कंक्लूज़न ये लाइन है, ठीक है। जहाँ आप ये लिखोगे तो कोई भी पढ़ा लिखा एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर भी हो सकता है कोई रट्टा मार गया हुआ हो, अगर कोई पढ़ा लिखा एग्जामिनर होगा तो वो समझेगा कि बच्चा काफ़ी होशियार है, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है। इसका क्या होगा, इट मीन्स दैट we can purchase less foreign currency with the same amount of rupees। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है हम
कम फॉरेन करेंसी को परचेज कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल को उल्टा कर लो। उल्टा कैसे? पहले आप लिख लो कि एक $US जो 50 रुपये का था और अब जो है एक $60 60 रुपये का हो गया। तो अगर मेरे पास 600 रुपये हैं तो मैं पहले तो जो है 600 रुपये के अंदर $12 खरीद पा रहा था, और क्योंकि अब जो है हमारे करेंसी का प्राइस डेप्रिशिएट हो गया तो इसलिए अब जो है मैं 600 रुपये के अंदर सिर्फ $10 ही परचेज़ कर पा रहा हूँ। उल्टा कर लो, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, अब की बार यहाँ से स्टार्ट कर लो, उसे बाद में लिख दो। ठीक है, तो आई थिंक एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आपको समझ में आ गया होगा। इन डेफिनेशंस के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए आपको बस ये वर्ड्स चेंज करने हैं। यहाँ से डोमेस्टिक हटा के फॉरेन लिखना है, यहाँ से फॉरेन हटा के डोमेस्टिक लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी? इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि हम एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी की बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सी पहचान भी याद कर लो, कई बच्चे पहचान पूछते हैं। जब डेफिनेशन में यहाँ पर डोमेस्टिक लिखा हुआ है तो पहले आपको डोमेस्टिक इंक्रीज़ करनी है, अगर यहाँ पर फॉरेन लिखा हुआ है तो आपको फॉरेन इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, एक बार जो है आप एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक समझ लो, उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन भी समझ में आ जाएगा और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो है जो मैंने आपको बताया डिमांड और सप्लाई वाला, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ रह गई है, वो है इंक्रीज़ इन डिमांड या इंक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, या हम बोल सकते हैं चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। मैंने आपको डिमांड कर तो बता दिया, सप्लाई कर भी बता दिया, पर अगर आप लोगों को याद हो तो चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता था, बहुत सारे फैक्टर्स थे या कहें 5 फैक्टर्स थे अदर देन प्राइस, जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती थी। है किसी को याद? और यहाँ तक कैसे पूछूं, तो शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या आप में से किसी को याद भी होगा कि देयर वर मैनी अदर फैक्टर्स देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जैसा कि उसमें था हमारा इनकम इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर जो है हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएं, इस तरह के कुछ फैक्टर्स थे। तो यहाँ पर भी जो है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि प्राइस सेम है बट उस सेम प्राइस के बावजूद भी हमारी जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज़ हो गई। वो क्यों हो सकती है? वो हो सकती है इम्पोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से, वो हो सकती है इंटरनेशनल लोन्स की वापसी ज़्यादा करने की वजह से। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ऐसे। मान लीजिए कि डिमांड जो है बढ़ गई, पहले डी थी, अब जो है D1 हो गई। तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा? इसको ठीक करने के लिए हमें जो है प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा। चलो एक इक्विलिब्रियम रेट है, मम्मी यहाँ बताओ। ठीक है, मैंने कहा कि प्राइस सेम है पर हमारी जो डिमांड है, क्योंकि वो प्राइस से अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो इससे क्या होगा? क्योंकि हम सप्लाई को इंस्टेंटली चेंज कर नहीं सकते, तो डिमांड और सप्लाई को इक्वल करने के लिए या फिर जो है बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जो है प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, तो आप सिंपली बोलेंगे कि इसकी वजह से जो है प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो आपसे पूछा गया है कि आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले प्राइस ये था, अब जो है प्राइस नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पर जो है प्राइस नीचे आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपने वैसे वो चैप्टर पढ़ लिया होगा डिमांड सप्लाई वाला, उसमें भी यही था कि अगर जो है
प्राइस से अलग बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट डालते हैं डिमांड के ऊपर, तो उससे क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है आउटवर्ड्स। ऐसे ही जो सप्लाई कर्व है वो भी शिफ्ट कर जाता है आउटवर्ड्स। ये अपवर्ड मूव करता है, ये बैकवर्ड मूव करता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, बाकी इस वाले टॉपिक को दोबारा से समझाएंगे आपको। आज के लिए मेन जो था वो था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो है एक और टर्म आती है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आपको डोमेस्टिक करेंसी का बताया है, इसलिए मैं रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन भी डोमेस्टिक करेंसी का ही बताने वाला हूँ। आई नो कि मैंने एंड में जो है फिर से वो ये वाला टॉपिक छेड़ के थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया मामले को। ठीक है, शायद पहले तो सही चल रहा था। असल में दिक्कत क्या है कि जब मेरे बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है मुझे, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ और दूसरों को भी कंफ्यूज करने लगता हूँ। तो इसलिए वो टॉपिक मैं बाद में ही करवाऊँगा, यानी कि कल। आज के लिए आप रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन समझ लो। देखो, इसका मतलब क्या था, बढ़ाना या बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या था, घटाना। इसका मतलब क्या है, डिवैल्यू करना मतलब कम वैल्यू कर देना। घटाना इसका मतलब है बढ़ाना। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी has been increased by the government। देखो, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एप्रिसिएशन भी बढ़ना है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब भी यही है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका प्राइस या उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब भी यही है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये हुआ है डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। यानी कि यहाँ पर जो है जानबूझ के कोई गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं करती है। ठीक है, यानी कि अगर डिमांड किसी करेंसी की बढ़ेगी तो उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। डिमांड किसी करेंसी की रिड्यूस होगी तो उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्री मार्केट फोर्सेस। वहीं रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन कौन करता है, सरकारें करती हैं, जानबूझकर करती हैं, इंटेंशनली करती हैं। मैंने नोट्स में लिखवा भी रखा है कि रिवैल्यूएशन इज़ डन इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ये जो है, जो हमारी सरकारें हैं किसी भी देश की, वो इंटेंशनली अपनी मर्ज़ी से करती हैं। यहाँ पर जो है डिमांड सप्लाई फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता। तो एक बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन इज़ डन बाय गवर्नमेंट। क्यों करती हैं सरकारें ऐसा, वो इसलिए करती हैं जिससे कि वो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकें, वहीं वो जो है प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बहुत कम करती हैं वैसे तो, पर फिर भी जो है वो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जानबूझ के कि भाई मान लो हमें एक कंट्री के साथ जो ट्रेड है वो कम करना है, भाई लोगों को वैसे मना नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उठा के जो है उस कंट्री की करेंसी को बढ़ा दो। ठीक है, उस कंट्री की करेंसी के प्राइस को बढ़ा दो। इससे क्या होगा, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी और हमारे जो पब्लिक है वो ऑटोमेटिकली वहाँ की चीज़ें खरीदना बंद कर देगी। ठीक है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेलिबरेटली। डेलिबरेट एक्शन मैंने शायद आपको एक बार बताया था। डेलिबरेट मतलब क्या होता है, जो काम जानबूझकर किया गया हो। डेलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट। कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। क्यों कर रही है, फॉर
अफेक्टिंग imports एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर डन बाय फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कब होता है? जब डिमांड सप्लाई फोर्सेस के अंदर चेंज आता है। वहीं रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन कब होता है? जब सरकार चाहती है। ये इंटेंशनली और डेलिबरेटली किए जाते हैं। इसमें जो है किसी की इंटेंशन या डेलिबरेट एक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली पब्लिक की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? बढ़ना। रिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? बढ़ना। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? घटना। डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है? ये खुद से घटा और ये घटाया गया। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने में आप यही लिखेंगे कि जो है कि जो भी डोमेस्टिक करेंसी जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर पहले डोमेस्टिक ही आएगा, फॉरेन लिखा हुआ है तो पहले यहाँ पर फॉरेन आएगा। ये पहचान है बस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों की इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है बहुत हाई क्लास की तो है नहीं। ठीक है, कि आप जो है लिखते लिखते अचानक से अपने मन में बना लोगे सेंटेंसेस, समझ में आ चुका होगा तब भी पता नहीं कौन सी दुनिया की इंग्लिश लेके आते हो आप लोग। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पहचान बना लो, याद कर लेना। और मेरे ख्याल से आज वो तो कन्फ्यूजिंग हो ही गया था, तो आपको डिमांड सप्लाई का समझ आ गया होगा अच्छे से, इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, जो मैं बता रहा था इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई वाला, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस रह गई हैं। आई थिंक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा, एंड देन रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन आज के लिए हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो है अभी हमारा इस चैप्टर में 2 से 3 टॉपिक्स बाकी हैं, वो कल परसों में करवा देंगे। थैंक यू, एक बार अच्छे से पढ़ लेना।